मुझे लगता है कि गतिरोध को अब पाला जा रहा है संसद में। पिछले 9 अगस्त से जब मानसून सत्र शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक गतिरोध, जब से सीएजी की रिपोर्ट आई है, माफ कीजिएगा, सीएजी की रिपोर्ट जब से आई है तब से अब तक गतिरोध पाल कर रखा जा रहा है ना। मुझे लगता है, जहां तक ये मेरी व्यक्तिगत राय है इस मुद्दे पर, चूंकि हम चर्चा कर रहे हैं विशेष के दौरान, मुझे लगता है कि गतिरोध को पालने के पीछे बीजेपी की भी अपनी मंशा है और कांग्रेस की भी अपनी मंशा है। क्या आपको भी लगता है इस गतिरोध को पालने की जरूरत अब इन राष्ट्रीय पार्टियों को पड़ गई है? नहीं, देखिए, शुरुआत पर अगर दोनों लोग अपने अड़ियल रुख पर कायम नहीं रहते तो निश्चित तौर पर ऐसी स्थिति आज पैदा नहीं होती। लेकिन जहां तक गतिरोध को पालने की बात है, आशीष बिल्कुल ठीक है कि दोनों के अपने निजी हित इसके पीछे छुपे हैं। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की निगाहें दिसंबर में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव पर है। उसके बाद जो अलग राज्यों में चुनाव होने, वहाँ उन पर उसकी नजरें हैं। वो पूरा चाहती है कि एक ऐसा माहौल तब तक तैयार किया जाए कांग्रेस के खिलाफ और ये कोयला घोटाले का मुद्दा जिंदा रखा जाए लोगों के दिलो दिमाग में, ताकि जो लोग का वोट है वो कांग्रेस का जो वोट है कन्वर्ट होकर बीजेपी की तरफ आए, कहीं ना कहीं वो लोग सत्ता में दोबारा काबिज वहां पर हो पाए। दूसरी चीज कांग्रेस जहां तक बात है, कांग्रेस शायद शुरुआत में इस पर मान मनोबल कर लेती, बीजेपी से बैठ के बात कर लेती तो निश्चित तौर पर इसका समाधान अभी तक निकल चुका था। लेकिन शुरुआत में कांग्रेस ने कोई पहल नहीं की, बीजेपी लगातार हंगामा करती रही। कांग्रेस सिर्फ सफाई वहां पर देती रही, लगातार उनके मंत्रियों की फौज मैदान में उतार दी गई थी कांग्रेस की सरकार की तरफ से। वो लगातार सफाई देते रहे कि कैग की रिपोर्ट गलत है, कोयले ब्लॉक आवंटित वहां पर किए ही नहीं गए, वहां पर खदान शुरू ही नहीं हुई। और बीजेपी शासित जो राज्य थे उनके मुख्यमंत्री के ऊपर पूरा ठीकरा वो लोग फोड़ते हुए नजर आए। तो कुल मिलाकर देखें, उस समय शायद ये स्थिति वो लोग चाहते तो डैमेज कंट्रोल उस समय कर सकते थे, सारी चीजें उस समय नियंत्रण में उनके आ सकती थी। लेकिन अब अगर वो पीछे हटते हैं, अब वो पीछे अगर कदम खींचते हैं तो कहीं ना कहीं सीधा मैसेज यही जाएगा कि ये भी बड़ा सवाल है दीपक, मुझे आप ये दोषी हैं, यानी कि आप दोषी हैं तभी आप कदम पीछे खींच रहे हैं। तो अब तो ये साफ जाहिर हो जाएगा। तो इस वजह से कांग्रेस भी अपनी जगह अड़ गई है, भाजपा इस वजह से अड़ी है कि भाजपा को के अपने निजी हित हैं। आशीष बिल्कुल दीपक, मुझे लगता है जैसा आप ये जिक्र कर रहे हैं कि बीजेपी के लिए अब पीछे जाना मुश्किल हो रहा है। क्या ऐसी स्थिति बन गई है कि जब एक राष्ट्रीय पार्टी एक ऐसे स्टैंड पर आ जाती है जहां से पीछे जाना उसके लिए मुश्किल हो जाता है? एक चीज और मैं इसमें जोड़ूंगा अपने सवाल में, आप चूंकि जिक्र कर रहे हैं इस पूरे मुद्दे का, जनहित के मामलों पे, जन सरोकारों से जुड़े मामले पर जब सदन की कार्रवाई लगातार स्थगित हो रही है, ऐसे मामलों पर भी पीछे जाना, क्या ये शर्म की बात है या वाकई में जनता के बीच एक सुखद संदेश जाएगा कि चलो सदन की कार्रवाई चलने देने के लिए बीजेपी ने एक कदम उठाया, चाहे कांग्रेस ने कदम उठाए, दोनों ही पार्टियों की तरफ से मैं बात कर रहा हूं? देखिए आशीष, बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के पास बहुत अच्छी यहाँ पे दलीलें हैं। बीजेपी के नेता ये तर्क देते हैं कि अगर वो लोग संसद ठप नहीं करेंगे, इस पर गतिरोध नहीं पैदा करेंगे तो जो दोषी है वो बच जाएगा। और बीजेपी के नेता लगातार इस बात का हवाला देते हैं कि 2G मामले पर जब 2010 में बहस हुई थी, संसद लगातार वहां पर तकरीबन 22 दिन तक ठप रही थी, तो उनका ये तर्क इसके पीछे है कि अगर हम लोग संसद ठप नहीं करते, जेपीसी से जांच कराने की मांग को लेकर संसद ठप नहीं होती, तो ए राजा जो जेल में गए वो जेल में नहीं जाते, वो खुले में घूम रहे होते। तो बीजेपी के पास ऐसे तर्कों की यहाँ पर कई सारे तर्क यहाँ पर उनके पास मौजूद है, जिसकी वजह से वो कहते हैं कि अगर हम पीछे हट गए, संसद ठप नहीं करेंगे तो आरोपी बच निकलेंगे, दोषी, और कहीं ना कहीं हमारी भी यहां पर हार होगी, क्योंकि हम लोग वहां पर एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, जनता की जो सारी चीजें हैं, जनता के सवाल वहां पर रख रहे हैं, तो उसका वहां पर वो सारी चीज लोग हवाला वहां पर दे रहे हैं। लेकिन जहां तक कांग्रेस की बात है आशीष, कांग्रेस अगर पीछे हटती है तो सीधे तौर पर कांग्रेस की यह हार होगी, क्योंकि कांग्रेस पहले ये कोशिश करी थी कि लगातार इस मामले को सफाई दी जाए ताकि बीजेपी से वार्ता के बाद वो लोग संसद को चलने दें, वहां पर बहस हो। तो कहीं ना कहीं उनकी पूरी कोशिश ये थी कि बहस होगी तो बीजेपी के राज्यों के जिन मुख्यमंत्रियों ने चिट्ठी लिखी थी उनको भी घेरने का मौका उनको मिलेगा, और इस तरह ये मामला लंबा खींचेगा। और जैसे जैसे ये मामला लंबा खींचता, हम लोग चीजों को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। खासकर हिंदुस्तान की जनता की बात करें, कई घोटाले होते हैं, लेकिन हम लोग कई उसके बाद में जब चुनाव होते हैं तो उसी पार्टी को लोग वोट देते हैं, उसी कैंडिडेट को लोग जिताते हैं। कई ऐसे उदाहरण हमारे सामने हैं जो बाहुबली हम कहते हैं, जिनको बाहुबली जो उम्मीदवार मैदान में उतरते हैं, जेल के अंदर से वो लोग चुनाव जीतते हैं, कई भ्रष्टाचार के आरोप उन पर होते हैं, लेकिन फिर भी वो जीतते हैं, यानी कि उनको लोगों का समर्थन मिल रहा है, उनको लोगों का वोट मिल रहा है। और ऐसी स्थिति कहीं पर यहाँ पर भी निर्मित होती दिखाई दे रही है कि ये लोग शायद इस चक्कर में है कि अगर हम लोग बिना लड़े यहाँ पर हार जाएंगे तो कहीं ना कहीं मैसेज जाएगा कि हम लोग वाकई में दोषी थे, और लंबा इस मैटर को खींचेंगे तो सदन स्थगित हो जाएगा, बयानबाजी चलती रहेगी, सड़कों पर विरोध प्रदर्शन होता रहेगा, और कहीं ना कहीं इस मुद्दे को डाइवर्ट कर दिया जाएगा चुनाव आने तक। और लेकिन जनता को देखें, जनता जैसे हमने बोला कि जनता अपनी रोजी रोटी में ही मस्त है, उसके पास फुर्सत नहीं है, क्योंकि ये स्थिति है हमारे देश में कि एक व्यक्ति अगर एक दिन भी काम नहीं करेगा तो उसके घर पे चूल्हा नहीं जलेगा। कई लाखों करोड़ों ऐसे परिवार हैं, तो वो लोग उसी में व्यस्त रहते हैं। तो ऐसे में ये पूरी कोशिश यही कर रहे हैं कि इस मामले को लंबा से लंबा खींचा जाए। भाजपा की इसके पीछे मंशा यही है, लंबा खींचने के पीछे की चुनाव नजदीक आ जाए। कांग्रेस की मंशा यही है कि लंबा खींचेंगे तो कहीं ना कहीं लोग की जो बातें हैं वो धूमिल उनके दिमाग से हो जाएंगी, और कहीं ना कहीं इसका बहुत कम, जितना ज्यादा असर उन पर पड़ना चाहिए तो उतना असर नहीं पड़ेगा। आशीष बिल्कुल दीपक, आप ये मान रहे हैं कि गतिरोध को यहाँ पर दोनों ही पार्टियां एक तरीके से बनाए रखना चाह रही हैं। हमारे साथ प्रदीप भी जुड़े हुए हैं, प्रदीप सती हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप, आपसे भी एक सवाल है ये मेरा
इस पर दीपक से चर्चा हो रही है, क्या गतिरोध को पाल कर रखा जा रहा है हमारे सदनों में, हमारे माननीय गतिरोध को पाल कर रख रहे हैं, क्योंकि वो शायद राजनीति अब इसी तरीके से करना चाहते हैं। एक आमतौर पर लड़ाइयों को बचाया जाता है, लेकिन लड़ाई की शुरुआत यहीं से कर देना चाहते हैं दोनों राष्ट्रीय पार्टियां। और सबसे बड़ी बात यह है प्रदीप कि इस गतिरोध को पाला जा रहा है दो राष्ट्रीय पार्टियों द्वारा, और राष्ट्रीय नीति के मुद्दे पर, कोयला चूंकि राष्ट्रीय नीति का मुद्दा है, ऐसे मुद्दे पर इस गतिरोध को भी पाल कर रखा जा रहा है। प्रदीप, आपको क्या लगता है? आशीष, देखिए, जो पिछले 6-7 दिनों के बीच का जो घटनाक्रम हुआ है और जिन सब वजहों की वजह से 2 दिन 3 दिन के लिए सत्र रुका, और आज जैसे ही सत्र दोबारा से शुरू हुआ उसके बाद फिर से हंगामा हो गया और कार्रवाई एक बार फिर से स्थगित कर देनी पड़ी। इस पूरे घटनाक्रम के बीच में अगर आप देखेंगे तो जो असल मुद्दे की बात है वो बहुत पीछे छूट गई है। वो बात ये थी कि कोल ब्लॉक आवंटन जो भी हुआ है, ये किन किन कंपनियों को ये आवंटन हुआ है, जो भी धांधलियां हुई हैं, उसमें कौन कौन कंपनियां शामिल हैं, और कौन से राजनेता ऐसे हैं, कौन से पॉलिटिकल पार्टीज के वो खास लोग हैं जिन लोगों के हित इन परियोजनाओं के बढ़ने से इन आवंटन में जुड़े हुए थे जी। जबकि ये सब कुछ इस बीच में साफ हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के तमाम नेता, तमाम मुख्यमंत्री और तमाम दूसरे नेता इस सब में शामिल हैं और उनके हित इससे जुड़े हुए हैं। तो दोनों ही पार्टियां डिफेंसिव मूड में आ गई थी और दोनों के पास एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण के अलावा कोई चारा नहीं रहा। इसीलिए हम लगातार इतने दिनों से बातचीत कर रहे हैं और हम हर बार यही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगती रही लगातार। वो यही चाह रही थी कि बस इसके आगे कोई बात ना हो, और प्रधानमंत्री और उनका समर्थन करने वाले लोगों ने ये बात इसलिए टाल दी कि उनका कहना था कि भाजपा शासित तमाम राज्य ऐसे हैं जहां पर जिन राज्यों की खुली भागीदारी है इस सब चीज को लेकर। लेकिन अब जब आप देखिए कि इतनी किरकिरी हो चुकी है, मुलायम सिंह, लेफ्ट पार्टीज और टीडीपी भी अब खुलकर आ गए हैं। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों पर जमकर प्रहार किए हैं और दोनों पर आरोप लगाए हैं कि दोनों ही जो दल हैं, जो प्रमुख दल हैं, विपक्ष में बैठा हुआ और सत्ता में बैठा हुआ दल, ये सदन नहीं चलने देना चाहते। अब इसके बीच में जो चीज छूट गई है, गतिरोध जो बरकरार रहा, वो गतिरोध ये दोनों ही दल चाहते हैं किसी भी तरह से बरकरार रहे। अब जबकि सिर्फ 5-6 दिन बिल्कुल। प्रदीप, आपको फिलहाल रोक रहे हैं, आपसे चर्चा जारी रहेगी। लेकिन जो दर्शक हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं, हमारे विशेष में अभी अभी जुड़े हैं, उनके लिए हम एक रिपोर्ट फिर से दिखा रहे हैं। इस रिपोर्ट को आप जितनी बार देखेंगे ये एक नजीर भर है। आमतौर पर हमारी संसद में ऐसी कार्रवाइयां कई होती रही हैं, लेकिन अगर हम उन आंकड़ों को दिखाने लगेंगे तो कई दिन बीत जाएंगे। ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं 15वीं लोकसभा में कितना वक्त बर्बाद हुआ। पहला सत्र बहुत अच्छा रहा, एक भी मिनट बर्बाद नहीं हुआ पहले सत्र में। अब आपको दिखाते हैं कि दूसरा सत्र कैसा रहा। देखिए, आप भी देखिए, 23 घंटे 45 मिनट बर्बाद हो गए दूसरे सत्र में। ये हम आपको 15वीं लोकसभा, जो वर्तमान लोकसभा है, उसके सत्रों की जानकारी दे रहे हैं। यूपीए 2 का कार्यकाल है 15वीं लोकसभा, यूपीए 2 15वीं लोकसभा है, ये आपको हम बता दें। अब तीसरे सत्र के बारे में आप देखिए, तीसरा सत्र 31 घंटे 49 मिनट बर्बाद हो गए। ये आंकड़े आपको हम बता रहे हैं। दिन भर हमने कोशिश की और जो आंकड़े हमारे पास आए वो बहुत बड़े आंकड़े थे, सिर्फ 15वीं लोकसभा तक की हम आपको दिखा रहे हैं। चौथे सत्र की बात करिए, 69 घंटे 51 मिनट, लगभग 70 घंटे मान सकते हैं आप कि बर्बाद हो गए हैं चौथे सत्र में। अब आइए 5वें सत्र पे, 45 घंटे बर्बाद हो गए। साथ साथ आपको ये भी बता दें कि प्रति घंटे का खर्च कितना होता है, लगभग 22 लाख रुपए खर्च होते हैं प्रति घंटे। आगे बढ़ते हैं, छठे सत्र पर आते हैं। ये 124 घंटे 40 मिनट बर्बाद हो गए। कितना चला ये आप खुद समझ सकते हैं। आपको ये साथ साथ बता दें कि 2G घोटाला इसी वक्त सामने आया था और शायद यही वजह है कि पूरा सत्र 2G की ही भेंट चढ़ गया। चलिए 7वें सत्र पे आते हैं। 7वां सत्र 25 घंटे 18 मिनट बर्बाद हो गए। ये हम बर्बाद घंटों की संख्या आपको बता रहे हैं। ये 25 घंटे 7वें सत्र में बर्बाद हुए। अब आइए 8वें सत्र पर, 51 घंटे 6 मिनट, लगभग 51 घंटे बर्बाद हो गए 8वें सत्र में। ये यूपीए 2 का कार्यकाल है 15वीं लोकसभा का। चलिए 9वें सत्र पर, 9वें सत्र का आंकड़ा है 76 घंटे 21 मिनट, लगभग 76.5 घंटे
बर्बाद हो रहे हैं 9वें सत्र में। इसके बाद 10वां सत्र आता है। 10वां सत्र 48 घंटे 27 मिनट ये बर्बाद हो गए। ये आपने आंकड़े देखे जो हमने ग्राफिक्स के जरिए आपको 15वीं लोकसभा के बारे में बताए हैं। 11वां सत्र अभी चल रहा है, मानसून सत्र है, 11वां सत्र अभी चल रहा है। इसमें कार्यवाही के लिए 120 घंटे का समय आवंटित किया गया है और इसमें से 60 घंटे हंगामे की भेंट चढ़ चुके हैं। और 1 मिनट का खर्च 26,000 रुपए और 1 घंटे का खर्च 22 लाख रुपए, यानी पूरे दिन का खर्च लगभग 7.8 करोड़ रुपए। और आपको बता दें कि 7 दिनों में अब तक करीब 54 करोड़ रुपए बर्बाद हो चुके हैं। पिछली बर्बादियों पर अगर आप जाएंगे तो बर्बादियों की पूरी एक इमारत बन जाएगी। हम नहीं चाहते कि उस इमारत को आपके सामने खड़ा किया जाए, आपको भी दुख होगा वो सब कुछ देखकर, इसलिए हमने आपके सामने वो इमारत नहीं खड़ी की है। लेकिन ये आपके लिए भी सोचने का विषय है, जिन माननीयों को आपने सदन में भेजा है वो क्या कुछ चलिए अब आपको बताते हैं किस सत्र में 15वीं लोकसभा के कितने बिल रखे गए। पहले सत्र में कोई बिल रखा ही नहीं गया, पास होने की बात नहीं थी। अब आइए दूसरे सत्र पर, बिल रखे गए 16, बिल पास हुए 8, यानी 8 बिल यहां पर लटके रहे। तीसरा सत्र, बिल रखे गए पटल पर, सदन के पटल पर 21, पास हो गए 19। चौथे सत्र की बात करते हैं 15वीं लोकसभा के, कुल बिल सदन के पटल पर रखे गए 27, जिसमें से 21 बिल पास हो गए, 6 बिल लटक गए चौथे सत्र में अगले सत्र तक के लिए। पांचवां सत्र आता है इसके बाद 15वीं लोकसभा का, कुल 18 बिल रखे गए। इस दौरान पांचवें सत्र में पास हुए 20 बिल। पिछले जो लटके हुए बिल थे वो भी इसमें ऐड हुए और वो पास हो गए, उन पर चर्चा हो गई। छठा सत्र, बिल रखे गए कुल 10 और 6 ही पास हुए, यानी 4 बिल लटक गए इस सत्र में। पहले के लटके बिलों को हम अभी इसमें काउंट नहीं कर रहे हैं। अब आइए 7वें सत्र पर, बिल रखे गए कुल 11, पास हुए 10।